प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको हेनरी का नियम बताया था और हेनरी के नियम पर हम लास्ट में इस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि जो गैसें होती हैं विलयन में, जो गैसें हैं उनका जो आंशिक दाब है, गैसों का विलयन का जो आंशिक दाब है, सपोज कर पी है, वह जो है गैस के मोल अंश की, विलयन जो गैसों का मोल अंश है उसके समानुपाती होता है। सपोज के लिए माना ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पे P है और मोल अंश X है, तो हमको रिलेशन पाया था P प्रोपोर्शनल टू X। या हमने इसको कह दिया था P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना पड़ेगा तो एक कांस्टेंट लगा देता हम KH इंटू X, जहाँ पर P क्या आंशिक दाब है और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और X क्या है, विलेयता। ये कल आपको बताया था। और हम जानते हैं कि जो आंशिक दाब है वो जो है हेनरी कांस्टेंट और विलेयता का गुणनफल है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि यदि KH का मान बढ़ जाता है, माने KH यदि बढ़ जाता है, KH यदि बढ़ जाता है तो हमारी जो विलेयता है वो डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखने की बात है, मतलब विलेयता हमारी घट जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है, कल बताया था KH का मान बढ़ने से क्या हो जाएगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से KH का मान बढ़ता है, परिणामस्वरूप क्या होता है, विलेयता घट जाती है। अब हमें देखेंगे जो हेनरी का नियम है उसके अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं, क्या है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, क्या चीजें हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम इसका कहाँ कहाँ प्रयोग हम कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। नंबर एक, जैसे हमने देखा होगा कि जो सोडा वाटर होता है, जिसको सोडा वाटर कहते हैं, सोडा वाटर की जो बोतलें होती है, आपने देखा होगा, हम जो दुकान पे जाते हैं शीतल पेय जहाँ पे मिलते हैं, तो सोडा वाटर की बोतलें खरीदते हैं, तो सोडा जो वाटर होता है उसमें जो है हम यदि हम सोडा वाटर को निकाल देते हैं, खोल देते हैं उसकी, तो वो जो है बाहर जो है निकलने लगता है, शीशी से जो है यूं यूं करके जो बाहर निकलने लगता है। क्योंकि इसका वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पर उच्च दाब पर इसमें जो है हाई प्रेशर पर, जिसको हम कहते हैं हाई प्रेशर पर, इसमें जो है CO2 गैस को क्या किया गया है, उसमें घोला गया है। तो उच्च दाब का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो उच्च दाब के प्रयोग के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो है ये लगता है कि जो CO2 है वह ज्यादा घुली हुई, जैसे हम बोतल का ढक्कन उठा देते हैं, प्रेशर घट जाता है, इसका मतलब जो है प्रेशर घट जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, CO2 बाहर निकलने लगती है। नंबर दूसरा, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर होते हैं गहरे समुद्र में जाते हैं। तो गहरे समुद्र में जब जाते हैं तो अधिक गहराई पर जाने पर, क्योंकि आप जानते हैं द्रव का दाब बढ़ जाता है, तो दाब के कारण जो है जो गोताखोर होते हैं उनके जो रुधिर में जो है ऑक्सीजन तो है ही, इसके अलावा नाइट्रोजन इत्यादि गैसें भी जो है घुल जाती हैं। और जब ये गोताखोर जो है सतह से ऊपर, समुद्र की सतह नीचे, यहाँ से ऊपर आ जाते हैं जब गोताखोर, तो यहाँ पर क्या होता है कि दाब कम हो जाता है। दाब कम होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो ये दाब कम होने के कारण जो नाइट्रोजन है वह बाहर आने लगेगी, और हमारी जो उत्तक होते हैं, माने जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे जो है नाइट्रोजन बाहर निकलने लगता है। तो इस स्थिति को यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं बैंड की स्थिति आ जाएगी, और यहाँ पर जो गोताखोर तो उसको दर्द की अनुभूति होती है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो गोताखोर होते हैं, जो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं, उनमें जो है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा जो है इसमें हीलियम गैस के द्वारा जो है उस सिलेंडर में हीलियम गैस भी भरी जाती है, ताकि जो है हीलियम गैस इसमें आने से क्या हो जाएगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर का मतलब जिसको हम कहते हैं आपका आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब कम हो जाएगा, हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन की विलेयता जो है रुधिर में कम हो जाएगी। रुधिर में विलेयता कम हो जाए, जितना कम नाइट्रोजन रुधिर में जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप बैंड की स्थिति हमारी नहीं आ पाएगी। इसलिए जो है गोताखोर क्या करते हैं, जो सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस के द्वारा उनको जो है तनु किया जाता है। नंबर तीसरा, जो एक इसका बहुत अच्छा उपयोग है कि जो आरोहक होते हैं, क्लाइंबर जिसको हम कहते हैं, जो पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं, जो क्लाइंबर होते हैं, या जो आरोहक होते हैं जो ऊंचाई पर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऊपर जाते हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं ऊंचाई पर, जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है वायु का दाब, जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा।
एयर प्रेशर कम होने से, वायु दाब कम हो जाने के कारण क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कुल मिला के ऑक्सीजन, एयर प्रेशर ही कम हो गया, ऑक्सीजन की सांद्रता ही कम होगी। तो उन आरोहकों के या जो ठंडे स्थानों में रहते हैं उन लोगों के रुधिर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो आरोहक होते हैं वो सोच नहीं पाते हैं, और जब सोच नहीं पाते हैं तो उनको जो है सोचने में परेशानी है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं एनॉक्सिया। ये प्रॉब्लम है, इसका नाम है एनॉक्सिया। एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम कहते हैं एनॉक्सिया। ये समस्या हो जाती है, तो यह हो जाती है। तो इससे जो है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हेनरी नियम के क्या थे हमारे पास, ये अनुप्रयोग थे। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो हेनरी नियम है, हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, मान इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसके लिमिटेशन या सीमाएं क्या क्या हैं इसके, हेनरी लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। माने हेनरी लॉ की सीमाएं। नंबर 1, जो इसकी लिमिटेशंस होती हैं, पहला यहाँ पर हमें देखते हैं कि यह जो है केवल आदर्श गैसों के लिए, जो आइडियल गैसेस होती हैं, आदर्श गैसों पर ही लागू होता है। जो आइडियल गैसेस होती हैं आपकी, जो उसी पर ये लागू होता है। लेकिन यदि हम क्या करें, जो वास्तविक गैसों पर लगाना चाहें तो अधिक टेम्परेचर माने जो टेम्परेचर है उसको हम, और कम दाब, यदि हम क्या करें टेम्परेचर अधिक और कम दाब पर भी जो है क्या होता है, कम दाब पर जो आइडियल गैस हैं वह जो है जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम कम दाब पर जो है वास्तविक गैसों पर भी इस नियम को लगाया जा सकता है। वैसे जो है ये नियम जो है केवल आदर्श गैसों पर ही काम करता है। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है कि जो हमारा जो गैस है जिसको कि जो डिजॉल्व हो रही विलायक में, वह गैस जो है नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। नॉन रिएक्टिव नेचर होना चाहिए उसका। नॉन रिएक्टिव का मतलब वह क्रिया नहीं करनी चाहिए, माने जिस विलायक में उस गैस को घोला जा रहा है वह क्रिया नहीं करनी चाहिए। जैसे सपोज करिए NH3 है, NH3 गैस है, उसको पानी में आप घोल देंगे तो ये क्या बना देगा, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे इस पे नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जो है यह जो है पानी से क्रिया करके क्या कर दे रही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर दे रही। और जो नॉन रिएक्टिव होंगी, ऐसी गैस हैं जो पानी के साथ या विलायक के साथ क्रिया नहीं करती, उस पर ये लागू होता है। नंबर तीसरा जो हेनरी का लिमिटेशन है कि जो गैसें या जो अभिकारक विलायक में डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट जिसको हम कहते हैं, डिसोसिएट को हिंदी में हम कहते हैं जो माने टूट जाते हैं, कहने का जिनका वियोजन होता है, माने डिसोसिएट का मतलब वियोजन, जिनका वियोजन होता है वे भी जो है उन पर नियम लागू नहीं होता। जैसे सपोज के लिए हमारे पास HCl है, HCl को आप पानी में डिजोल्व कर देंगे तो आपका बन जाएगा H+ एंड Cl-। तो HCl को हम पानी में घोल करके आयनों में विभक्त हो जा रहा है। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं या ऐसे जो विलेय होते हैं जो पानी में या विलायक में क्या होते हैं, आयनित होते हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। या ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे अभिकारक होते हैं या कुछ ऐसे गैसें होती हैं उनके एक से अधिक अणु मिल करके जो है वो संयोजित हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है, माने छोटे अणु मिल करके बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं एसोसिएशन या संयोजित। तो जो गैसें जो हैं विलायक में वियोजित होती हैं या संयोजित होती हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो ये था हमारी हेनरी नियम की लिमिटेशंस, या क्या कहते हैं उसको हम, हेनरी नियम की क्या बोलते हैं इसको, सीमाएं हम कह सकते हैं इसको। तो ये था हमारा हेनरी नियम के बारे में।